आज हम एक ऐसे बिंदु पर चर्चा करेंगे। आज हम एक ऐसे बिंदु के आसपास आपको ले चलते हैं। आज हम उस बिंदु के आसपास आपको रखेंगे जहां उस बिंदु के कारण वर्तमान मौजूदा सरकार को पहले इन सभी कर्मचारियों ने, पहले इन सभी देशवासियों ने, पहले इन सभी युवाओं ने बहुत अच्छा माना था। आज वही लोग इस मौजूदा सरकार के, मोदी सरकार के खिलाफ में हैं। आखिर वो ऐसा कौन सा बिंदु है जिस ओर हम आपको ले चलते हैं। पूरे देश में 15 तारीख से जो देखने को मिल रहा है, पूरे देश में 15 तारीख से लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार इस प्रकार से शांत है कि मानो देश में कोई घटना ही नहीं हो रही हो, मानो देश में ऐसी कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल शांत चित्त तरीके से काम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अंदर से सरकार बहुत ही डरी सहमी हुई है। आखिर आज ऐसे एक बहुत चर्चित, बहुत गर्म बिंदु है जिस पर आज पूरा देश सोच रहा है और देख रहा है, लेकिन वर्तमान की मौजूदा सरकार कुछ कहने से कतरा रही है। आखिर ऐसा भय पहली बार देखने को मिल रहा है पूरे देश में। 70 साल के बाद ये पहली बार हुआ है कि जिस सरकार हो उस सरकार के खिलाफ ही उसके अपने लोग हो गए हैं। जी हाँ मित्रों, हम एक ऐसे बहुत ही चर्चित, बहुत ही विशेष बिंदु पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी बढ़ने वाली प्रत्येक अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। जी मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे बिंदु पर जिस पर पूरा देश जल रहा है। 15 तारीख से पूरे देश में उसकी जलने की शुरुआत हो चुकी है। बहुत से विभाग 15 तारीख से धरने पर बैठ गए हैं। मुख्यतः वो विभाग धरने पर बैठे हैं जिन पर गाज गिर चुकी है और कुछ पर गिरने वाली है। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं निजीकरण की ओर। जो सरकार बढ़ रही है, बढ़ ही क्यों रही है, बढ़ चुकी है और अधिकांश आधा लागू भी कर चुकी है। अब इस देश के लोगों ने समझा है, अब इस देश के कर्मचारियों ने सरकार की परिभाषा को समझ पाए हैं। आत्मनिर्भरता की जो परिभाषा सरकार कल तक दे रही थी, उस आत्मनिर्भरता को अब लोग जान पाए हैं कि आखिर आत्मनिर्भरता के अंदर क्या छिपा हुआ है। आत्मनिर्भरता चिल्ला चिल्ला कर सरकार ने जिस प्रकार से अपना ढोल पीटा, सरकार ने जिस प्रकार से अपने आप को मीडिया के माध्यम से रखा, वही मीडिया आज भी सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन देश अंदर से पूर्णतः खोखला कर दिया है। आज हम आपको ऐसे कुछ आंकड़े भी बताएंगे, ऐसे कुछ तथ्य भी देंगे जो पूर्णतः सत्य हैं। जी मित्रों, बात कर रहे हैं आज देश में बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेटीकरण में ले जाने का जो प्रयास सरकार कर रही है। लगातार कुछ को झोंक चुकी है और कुछ उसमें झोंकने को तैयार है। अब उस विभाग के कर्मचारी जान गए हैं और वो 15 तारीख से देश में आंदोलन कर रहे हैं। देश का हर वर्ग परेशान है, बैंक हड़तालों पर चल रहे हैं। आखिर बैंक हड़तालों पर क्यों चल रहे हैं? आखिर बैंक जो पहले बहुत ही मुनाफे में हुआ करते थे, आज वही बैंक इस मौजूदा सरकार से मुनाफे से होकर घाटे में कैसे पहुंच गए? आखिर इसके पीछे क्या है जिस पर सरकार कुछ कहने से डर रही है और केवल देश का भला निजीकरण से ही बता रही है, लेकिन सच्चाई से देश को गुमराह कर रही है। ये सरकार केवल और केवल अपने आप को स्थापित करने के लिए मीडिया का सहारा लेकर जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मीडिया के लोग सरकार को जिंदा करे हुए हैं। सीधे तौर पर कह सकता हूँ कि ये सरकार भाजपा नहीं चला रही है। आज के समय में अगर ये सरकार इस देश में जीवित है या जिंदा है तो उसको मीडिया करे हुए है। जितना खर्चा मोदी सरकार गरीबों के भलों के लिए नहीं करता है, उतना सरकार वो मीडिया को दे रहा है। तो बात कर लेते हैं कि बैंक आखिर घाटे में गए कैसे। अगर बैंक के घाटों पर चर्चा करनी है तो बात फिर सामने आती है एनपीए। आखिर ये एनपीए क्या है? इस एनपीए पर पूरा देश क्यों परेशान है? एनपीए की क्या परिभाषा है? अभी तक अधिकांश लोग जानते ही नहीं हैं, केवल वो सुनते हैं एनपीए। आज हम आपको बताएंगे कि एनपीए आखिर है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एनपीए से बैंक कैसे घाटे में गए। एनपीए देश में कोई पहली बार नहीं आया है। वर्तमान और पूर्व के बीच में किस प्रकार से एनपीए बैंकों पर बढ़ा है, किस प्रकार एनपीए ने बैंकों को खोखला कर दिया है, या कह सकते हैं इस एनपीए के आड़ में वो निजीकरण को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर आज चर्चा करते हैं। आज हम आपको एनपीए का फुल फॉर्म बताते हैं और प्रयास करते हैं कि आप उसको समझें और
उसका अर्थ को आप जान जाएं। एनपीए की क्या परिभाषा है, एनपीए की क्या नीति है, एनपीए पर भारत का रिजर्व बैंक क्या कहता है, वो जान लेते हैं। एनपीए को किस प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक ने परिभाषित किया है। एनपीए एक्सपेंड्स टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइन एनपीए इज एनी एडवांस और लोन that is overdue more than 90 days and assets become non-performing when it pays to generate income for the bank, said RBI in circular form 207 to be more attuned to international practice. RBI implemented that 90 days overdue from identify NPAs has been made applicable from the year ended March 31, 204. Depending on how long the assets have been an NPA, there are different types of non-performing। तो ये आरबीआई ने एनपीए की परिभाषा देश को बताई है। एनपीए का जैसा कि वहाँ फुल फॉर्म हमने आपको बताई थी, फुल फॉर्म थी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये एनपीए का फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में कहते हैं गैर निष्पादित संपत्ति। गैर निष्पादित संपत्ति का मतलब होता है एक तरह से लोन, जिस पर लोन लेने वाला व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है। इसकी फुल फॉर्म के बारे में आप जान गए, समझ गए। अब इसको सरल शब्दों में जान लेते हैं। एनपीए का मतलब होता है बैंक से जब कोई व्यक्ति कर्ज लेता है तो वो बैंक की भाषा में उसको या तो कर्जदार या लोनदार बोला जाता है, जो उससे कर्ज लेता है। कर्ज लेने वाले व्यक्ति के नाम एक अकाउंट खुलता है जिसको एनपीए बोलते हैं, लोन धारक या कर्जदार। पूर्व में जिस प्रकार से एनपीए से बैंक फ़ायदे में रहा करते थे, आज घाटे में है, उस पर कुछ नज़र डाल लेते हैं। वर्तमान की सरकार ने मौजूदा सरकार में जिस प्रकार से एनपीए धारकों को जो कर्ज माफ़ किए, उन कर्ज माफ़ करने से बैंक घाटे में चले गए। लेकिन ये वही मौजूदा सरकार किसानों का कर्ज माफ़ नहीं कर सकती, बिजली धारकों का कर्ज माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन एनपीए उन्होंने माफ़ किया। आखिर क्यों माफ़ किया, इसकी बीच की क्या कड़ी है, और ये एनपीए माफ़ करना ही देश को निजीकरण की ओर ले जा रहा है। जिस प्रकार से 2020 में जब कोरोना काल से देश लड़ रहा था, कोरोना काल से पूरा विश्व लड़ रहा था, तो हमारे देश की सरकार उस कोरोना काल में यहाँ पर निजीकरण करने पर लगी हुई थी। उसने इस देश को कई विभागों को निजीकरण में बदल दिया। ये पहली सरकार है देश की 70 साल के बाद, ये पहली सरकार है जिसने अभी तक कोई भी पीएसयू मतलब गवर्नमेंट सेक्टर भारत सरकार को बनाकर नहीं दिया। लेकिन उसके बने हुए विभागों को निजीकरण में ज़रूर बदल रही है। 70 साल के बाद ये देश में देखने को मिला। सरकार का सीधा सीधा निर्देश है कि 2024 तक इस देश में कोई भी उत्पाद, कोई भी सार्वजनिक स्थान, कोई भी विभाग पीएसयू ना रहे, उसको निजीकरण में ले जाएं, तभी देश का भला होगा। और उसने अपना पूरा कैबिनेट इस पर लगा दिया है। जिस प्रकार से अब कुछ इंश्योरेंस कंपनियां भी निजीकरण के हत्थे चढ़ने वाली हैं। एलआईसी की आधी हिस्सेदारी निजीकरण को दे दी गई है और 31 मार्च के पहले पहले भारत के 4 बैंक निजीकरण में कन्वर्ट होने वाले हैं, बदलने वाले हैं। आज उन्हीं की दिशा को देखते हुए देश में पूरा का पूरा बैंक विभाग, बैंक कर्मचारी आंदोलन करने पर लगा हुआ है, धरना प्रदर्शन दे रहा है, बैंकें बंद हैं। सरकार ने घोषणा की है कि 2021 में 12 पीएसयू
मतलब जो 12 गवर्नमेंट सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, उनको निजीकरण में ले जाने की घोषणा कर चुकी है और उस पर सरकार काम कर रही है। स्ट्राइक चल रही है पूरे देश में। 15 तारीख से लेकर 16 तारीख तक बैंक कर्मियों की हड़ताल आपको देखने को मिल रही है और चल रही है। उसी प्रकार से आप आज के डेट में जो आज 17 तारीख है, 17 तारीख को भी इंश्योरेंस विभाग के जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर दे गए हैं और सरकार को घेर रहे हैं। 18 तारीख को LIC विभाग भी सरकार के प्रति मोर्चा खोलेगा। क्या इन मोर्चा खोलने से सरकार बैक होगी? क्या इन मोर्चा खोलने से सरकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से 100 दिन से अधिक इस देश को किसान आंदोलन ने घेर रखा है, लेकिन सरकार पर के कानों पर कोई मक्खी नहीं रेंग रही है। अगर हम वर्तमान की सरकार और पूर्व की मनमोहन सरकार के बीच में अगर तुलना करते हैं तो तुलना कुछ इस प्रकार से होती है, वो आपको हम आगे बताएंगे। अभी यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि वर्तमान में सरकार ने कोई रोज़गार तो दिया नहीं, लेकिन रोज़गार छुड़ाती चली जा रही है, छीनती चली जा रही है। जिस प्रकार से कोरोना काल में पूरे देश के अंदर भारत सरकार ने 10,000 से अधिक कंपनियों को बंद कर दिया था। उन 10,000 कंपनियों को बंद करने से देश की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई, देश की आर्थिक व्यवस्था डोल गई। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो शहरों में जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके अपना पालन और पोषण करते थे, उनका पालन और पोषण बिगड़ गया। जिस प्रकार से वर्तमान में की सरकार NPA का सहारा लेकर बैंकों का जो निजीकरण कर रही है, इस NPO की अगर उत्पत्ति अगर सबसे अधिक की है तो ये मौजूदा सरकार ने ही की है। बड़े बड़े कर्जदारों का कर्ज एक झटके में माफ़ करके ये गरीबों को समझना होगा, ये इस देश के मजदूरों को समझना होगा। अब कर्मचारी तो इसको समझ चुके हैं, तभी वो धरातल पर निकल पड़े हैं। हम बात कर लेते हैं कि 2017 जो इन्हीं की सरकार थी, चल रही थी। 2017 में इस देश में 27 बैंक हुआ करते थे। उसके बाद वर्तमान की स्थिति 2021 में पूरे देश में मात्र 12 बैंक ही सरकारी बचे हैं, बाकी सब निजीकरण हो गए हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने टारगेट सेट कर रखा है, चलते चलते ये 2024 में इस देश में मात्र 4 बैंक ही रखने के विचार पर हैं। बाकी बैंकों को ये निजीकरण में झोंकने की तैयारी कर दी है। जो अब 4 बैंक जो निजीकरण में झोंके जा रहे हैं, पहले उन 4 बैंकों को जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले है बैंक ऑफ इंडिया, पहले बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक है सेंट्रल बैंक, तीसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, चौथा बैंक है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ये चारों बैंक निजीकरण में जाने की तैयारी हो चुकी है, केवल इनकी घोषणा बकाया रह गई है। इनका NPA किस प्रकार से कम और ज़्यादा हुआ, उस पर आंकड़े पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। जो वर्तमान की सरकार और पूर्व सरकार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वर्तमान की सरकार पर जो NPA का जो कर्ज है, वो NPA कर्ज है 18,000 करोड़ रुपए। और अगर हम पूर्व की सरकार की बात कर लें, कांग्रेस के मनमोहन की बात कर लें, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 2,860 करोड़ कर्ज था। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक की। इंडियन ओवरसीज़ बैंक में मौजूदा सरकार में इस पर NPA है 36,000 करोड़ रुपए, और मनमोहन की सरकार में, कांग्रेस की सरकार 7,838 करोड़, 7,838 करोड़ और 36,000 करोड़ में आप फ़र्क देख लीजिए, दोनों में कितना बदलाव आ गया है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक में मोदी सरकार के समय में जो कर्ज है 40,000 करोड़ का, और जो कांग्रेस के 31 मार्च 2014 तक जो NPA था 11,500 करोड़ रुपए। बैंक ऑफ इंडिया में मोदी सरकार के समय में NPA है 60,000 करोड़ रुपए, और मनमोहन के 31 मार्च 2014 तक NPA था 10,274 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से जो अब वर्तमान में जो NPA पूरे कर्ज जो हो गया है अपने बैंकों पर जो हुआ है, उन कर्जों में ये इंटरेस्ट 1,000 से ज़्यादा अधिक हो चुका है। और अगर पूरी की बात करी जाए, इन चारों बैंकों में वर्तमान के समय में 1,22,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। और
2009, 2013 और 2014 में अगर एनपीए की बात करें तो, या उस समय जो कर्मचारी हुआ करते थे उनकी बात करें, 4,41,051 करोड़ का लाभ, जो बैंकों का एनपीए का लाभ था, ये बैंकों का लाभ था। और जो उन पर मनमोहन की सरकार में जिस प्रकार बैंक मुनाफे में हुआ करते थे, उस मुनाफे पर भी नज़र डाल लेते हैं। 2009, 2013 और 2014 में जो बैंक मुनाफे में थे, उन मुनाफों का जो लाभ था, वो संख्या जो रुपए थे, जो 4,41,051 करोड़ रुपए का बैंकों को लाभ था। एनपीए उस समय उन बैंकों पर जो एनपीए था 1,92,534 करोड़ का उन पर लोन बकाया था। ये बैंकों का एनपीए था। तो मनमोहन की सरकार में एनपीए और लाभ अगर घटा दिया जाए तो कुल लाभ उस समय बैंकों में कितना था? 2,21,272 करोड़ रुपए का लाभ था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार में हमेशा देश को लाभ हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। वर्तमान की सरकार केवल घुमाकर उसको पेश कर रही है। अगर हम मोदी सरकार की बात कर लें, मोदी सरकार ने जिस प्रकार से एनपीए का जो बात रखी है, परिभाषा रखी है, उस एनपीए में जो प्रॉफिट हुआ है पिछले 5 वर्षों में, मोदी सरकार के पिछले 5 वर्षों में जो बैंकों का प्रॉफिट हुआ है, जो लाभ हुआ है, 7,39,114 करोड़ रुपए का। ये 5 वर्ष का है। मोदी सरकार के समय में जो बैंकों का जो मुनाफा हुआ है, अब बैंकों पे जो एनपीए के जो अकाउंट हुए हैं, जो एनपीए हुआ बैंकों पे 8,92,972 रुपये करोड़ का ये एनपीए हो गया। तो वर्तमान के इन 5 वर्षों में एनपीए के आधार पर बैंकों को जो घाटा हुआ, मुनाफा तो हुआ नहीं, घाटे में चली गई। घाटा हुआ बैंकों को 1,43,118 करोड़ का घाटा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस की सरकार थी, देश मुनाफे में चल रहा था। जो वर्तमान की सरकार है, देश घाटे में चल रहा है। केवल शब्दों के आधार पर इस देश को गुमराह किया गया है। आज वर्तमान के समय में पूरा देश आंदोलन की आंधी में जलने को तैयार है। आंदोलन की आंधी शुरू हो चुकी है, फिर भी ये हठी सरकार उस पर विचार नहीं कर रही है और अपने मित्रों को लाभ देने पर ही विचार कर रही है और उस पर आगे बढ़ रही है। आज देश आंदोलन में जल रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, किसानों की समस्याएं हों, चाहे युवा आंदोलन हो, युवाओं के रोजगार की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, माँ और बेटी की समस्या हो। अब यहाँ एनपीए के सहारे से बैंकों को जो निजीकरण किया जा रहा है, उसकी समस्या हो। देश आंदोलनों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है। कर्मचारी जान गए हैं कि ये सरकार हमारे भविष्य को चौपट कर रही है। आपने मुझे मेरे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भीम।